नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपका हमारे चैनल वी प्रिंट इन्फोटेक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके शुक्ला, पंकज कुमार शुक्ला जी, जो एक्स ज्वाइंट कमिश्नर पोल्ट्री हैं और डीन हैं मथुरा वेटनरी कॉलेज के। आज हम इनसे एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे इनका और इनसे पोल्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को दे दीजिए सर। मैं डॉक्टर पीके शुक्ला हूँ। पिछले 4 दशकों से जो पोल्ट्री का सब्जेक्ट है उससे जुड़ा हुआ हूँ। शुरुआत मैंने की थी मथुरा वेटनरी कॉलेज से एक शिक्षक के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर, और वहाँ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पोल्ट्री साइंस का भी रहा। वर्तमान में अधिष्ठाता के पद पे कार्यरत हूँ मथुरा वेटनरी कॉलेज में। 2007 से 2012 तक मुझे भारत सरकार में संयुक्त आयुक्त कुक्कुट के पद पर कार्य करने का मौका मिला और उस दौरान संपूर्ण भारतवर्ष में मुझे इस पोल्ट्री के उद्योग को बहुत करीब से देखने का अवसर मिला और साथ में उनमें किन किन चीज़ों की और कहाँ क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसको भी बहुत बारीकी से और नज़दीकी से जाने का अवसर मिला। प्रयास रहा हमेशा कि इस उद्योग को कैसे और ज़्यादा वाइब्रेंट बनाया जाए, इसको और ज़्यादा प्रगति दी जाए ताकि इस देश में और इस देश की आर्थिक व्यवस्था में उत्तरोत्तर प्रगति हो सके। सर, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। श्योर। सर, लॉकडाउन के बाद हमारी पोल्ट्री में लगातार लॉसेज हो रहे हैं, लगातार लॉस में जा रही है। लेयर फार्मिंग तो आप जानते हैं लगातार 3 साल से अंडे का रेट नहीं उठ पा रहा, अभी थोड़ा विंटर में तेज आया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सामान्यतः जो बाज़ार की विपणन व्यवस्था होती है, जो मार्केटिंग की व्यवस्था होती है, वो ज़्यादातर डिमांड और सप्लाई के मैट्रिक्स पे निर्भर करता है। पर हमें ये भी ध्यान देना होगा कि लागत का मूल्य क्या है और उस मूल्य के सहारे फिर हमको जो उत्पाद है उसका मूल्य निर्धारित करना होता है और ख़ासकर उन किसानों का भी ध्यान रखना होता है जो किसान इस उत्पाद को बना रहे हैं। सामान्यतया अगर इस उत्पाद की कीमत उसके उत्पादन की कीमत से कम है तो आवश्यक रूप से इस उद्योग को, इस धंधे को नुकसान होना स्वाभाविक है। आज के दिन आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग जो मुर्गी और मुर्गी से प्राप्त होने वाले उत्पाद जैसे अंडा या मांस है, तो इसके उत्पाद का लागत कम करें और साथ ही साथ उसका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाएं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ जो हमारा शेयर होता है, फार्मर्स का जो शेयर होता है, उस शेयर को भी अगर थोड़ा बढ़ाया जाए तो शायद इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। और एक और इस समस्या का निदान है कि अगर जो कंज्यूमर है उसके पास प्रोड्यूसर से डायरेक्टली अगर प्रोड्यूस पहुंच जाता है किसी भी मार्केटिंग व्यवस्था के तहत, तो जो इंटरमीडिएरी अपना शेयर लेता है, जो दलाल अपना शेयर लेते हैं, उन शेयरों को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कंज्यूमर है उसको कम से कम कीमत पे उत्पाद मिलेगा और दूसरा जो फार्मर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको उसके उत्पादन की जो लागत है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकेगा। सर, जैसे कि आपको मालूम है कि रॉ मटेरियल्स के रेट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट एक तरफ तो किसानों की इनकम डबल करना चाह रही है और उनका गवर्नमेंट ये करना भी ठीक है, क्योंकि अगर किसान जिंदा रहेंगे तो आगे इंडस्ट्री भी जिंदा रहेगी। पर इसका इफेक्ट हमारी पोल्ट्री पर बहुत अधिक पड़ रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के रेट अगर ज़्यादा होंगे तो कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सामान्यतया जो मुर्गी का आहार है उसके 2 प्रमुख घटक हैं और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ आप उन दोनों घटकों की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं जी। एक तो मक्का और दूसरा सोयाबीन। और दोनों के जो मूल्य हैं वो लगातार घटते बढ़ते रहते हैं और बाज़ार की जो सामान्य नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित होते रहते हैं। सामान्य तौर पर मैं आपको बताऊं कि भारतवर्ष में जितना भी मक्का उगाया जाता है उसका लगभग 50% हमारा जो पोल्ट्री का उद्योग है वो उसको कंज्यूम करता है और बाकी बची चीज़ों के लिए 50% मक्के का उपयोग हमारे देश में होता है।
तो सामान्यतः अब आपने देखा होगा कि हम लोगों में जो ह्यूमन कंजम्पशन है उसमें भी कॉर्न का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो कॉर्न की डिफरेंट वैरायटीज़ हों जिनको हम लोग खाते हैं या सामान्यतः भुट्टा हो जिसको हम खाना पसंद करते हैं। तो जो ह्यूमन फूड है उसमें भी ये कॉमन रूप से ये एंट्री कर गया है और उसका ज़्यादातर उपभोग वहाँ भी हो रहा है। इसके साथ साथ इथेनॉल बनाने में भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो सामान्यतः होता ये है कि जहाँ इसकी मांग ज़्यादा है वहाँ पे लोग इसके जो बाज़ारी मूल्य हैं उनको भी घटाते बढ़ाते रहते हैं। पर इस समस्या से निजात पाने के लिए अधिकतर जो हमारे यहाँ के पोल्ट्री के उद्यमी हैं, जो कुक्कुट व्यवसायी हैं, उन लोगों ने बैकवर्ड लिंकेजेस डेवलप कर लिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहे हैं मेज का, कि उनको जितनी आवश्यकता है मेज की या मक्के की वो उनके डोर स्टेप पे मिले और किसानों को वो उचित मूल्य दे करके उन मक्का को वो खरीद भी सकें। पर हमेशा जब भी हम किसानों की बात करते हैं तो वो व्यक्ति जो मक्का उगाता है वो भी किसान है, और वो व्यक्ति जो मक्के का उपयोग करता है और खासकर मुर्गी के उत्पादन के क्षेत्र में उपयोग करता है वो भी एक किसान है। तो हमें दोनों ही किसानों की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है। हम ये भी चाहते हैं कि मक्के का उचित मूल्य उस किसान को मिले जिसने वो उगाया है, और उसी समय ये भी चाहते हैं कि उस मक्के का प्रयोग करके जिसने पोल्ट्री का उत्पाद बनाया है, अंडा बनाया है या मांस वाली मुर्गी बनाई है, उसको भी उसके उत्पाद का उचित दाम मिले और लागत के अनुरूप मिले। सरकार की हमेशा प्राथमिकता रहती है कि अगर ऐसी कोई अव्यवस्था बीच में होती है तो उसमें इंटरवेंशन होता है। जैसे पीछे आपने देखा होगा कि मक्के का जो प्राइस था वो काफ़ी तेज़ हो गया था, बहुत बाज़ार में बढ़ गया था, और जब सरकार को हमारे व्यवसायियों ने अप्रोच किया था तो सरकार द्वारा उसको इंपोर्ट परमिशन देने का एक निर्णय लिया गया था, और जैसे ही OGL में उसको इंपोर्ट करने की अनुमति दी गई, आपने देखा था कि बाज़ार में मक्के के रेट स्टेबल हो गए थे। और यही कार्यक्रम सोयाबीन के साथ भी हुआ। तो कोशिश रहती है कि इनके प्राइजेस स्टेबल रहें, पर उसके लिए उद्यमियों को भी अपने तरफ से सोचना होगा, कितनी उनको आवश्यकता है उसको वो भी निर्धारित करनी होगी, और साल में वो कैसे प्रोक्योर करना चाहते हैं उसका भी ध्यान उनको रखना होगा। सर आप सरकार में हैं, जैसे सरकार MSP तय करती है, हर चीज़ का MSP तय कर रही है, तो क्या अंडे और चिकन का भी MSP तय नहीं हो सकता है ऐसा कुछ? जब मैं सरकार में था प्रयास किया गया था, पर आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की MSP तय करना है तो उसके भी अलग मानक होते हैं जी, और वो हम लोगों की अगर नेसेसरी कमोडिटीज़ हैं और बेसिक कमोडिटीज़ हैं उन्हीं के ऊपर वो चीज़ें लागू होती हैं। अभी चूँकि अंडा और जो मुर्गी का मांस है तो हम लोगों की इसेंशियल कमोडिटीज़ में अभी उसके गिनती नहीं है, इसलिए फ़िलहाल वो संभव नहीं है। लेकिन बहुत कुछ कोशिश फार्मर्स अपने लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी फार्मर का या जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका राइट होता है कि जो भी उत्पाद वो पैदा कर रहा है उसका उचित मूल्य उसको मिले। अभी मैंने देखा है कि हमारे पोल्ट्री जगत में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि अगर अंडे का लागत बढ़ रहा है तो कम से कम इस बात का हम जरूर प्रयास करें कि लागत के अनुरूप उसका मूल्य का निर्धारण हो। हम बहुत ज़्यादा मूल्य हमें नहीं लेना चाहिए, पर मूल्य का निर्धारण लागत और हमारी मेहनत के अनुरूप होना चाहिए। और मैं उन चीज़ों का समर्थन भी करता हूं कि अगर आप देखें तो अंडा ही एक ऐसी कमोडिटी है जिसका अपेक्षाकृत उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन उसका अपेक्षाकृत उत्पादन के अनुरूप मूल्य नहीं बढ़ा है, मूल्य वर्धित नहीं हुआ है, तो उसके मूल्य संवर्धन भी आवश्यक है। सर पोल्ट्री व्यवसाय में जो नए उद्यमी आना चाह रहे हैं उनके बारे में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो कुक्कुट उत्पादन है, जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है, वो एक बहुत नाजुक धंधा है, पर एक समय पे हमें ये भी समझना चाहिए कि ये हमारे फूड चेन का भी एक सिस्टम है। अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो हमारा देश कुपोषण की समस्या से भी जूझ रहा है, और लगभग अगर मोटे तौर पे देखें तो प्रतिवर्ष 5 करोड़ बच्चों में माल न्यूट्रिशन हमारे देश में देखा गया है। और एक आंकड़ा ये भी बताता है कि बच्चों में शुरुआत की तौर पे खासकर प्रथम 6 महीने तक अगर उनको पोषण की समस्या हो जाती है तो वो जीवन पर्यंत उनके साथ वो समस्या बरकरार रहती है। इस कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए हमारा अंडा और मुर्गी का उत्पाद सक्षम है। जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अंडे का कीमत भी बहुत कम है, और दूसरा प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक ये नैसर्गिक आहार है, जो आहार संतुलित है
और ये संपूर्ण पोषण देने में अपना योगदान कर सकता है। तो दूसरे तरीके से देखें तो ना सिर्फ हम इस व्यवसाय के दौरान अपना जीवन यापन चलाते हैं, बल्कि दूसरी ओर हम अपने राष्ट्र का भी सहयोग करते हैं, ताकि राष्ट्र भी जो बच्चों में, वयस्कों में, महिलाओं में कुपोषण की समस्या है उससे जूझने में भी हम उनकी सहायता करते हैं। साथ ही ये जो पोल्ट्री का व्यवसाय है, अगर बैकयार्ड में देखें तो खासकर ग्रामीण अंचलों में और ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत अच्छा और लाभकारी सिद्ध हुआ है। कारण कि घर के पिछवाड़े पे जो मुर्गी पाली जाती है, उन मुर्गियों को हमें देने के लिए, रखने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं करनी होती है, पर उसी समय पे उनसे जो अंडा है वो लगभग बिना किसी कीमत के हमको प्राप्त होता है। आवश्यकता के अनुरूप उनके मांस का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, और जब भी आवश्यकता पड़े तो आवश्यकता के अनुरूप 100-200 रुपये की आवश्यकता, कभी घर में कोई बीमार हो गया या बच्चे को उसकी आवश्यकता है, उसकी कापी पुस्तक खरीदनी है, तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो इन मुर्गों को बाजार में तुरंत भेज करके एक ATM के समान इनका इस्तेमाल कर सकती हैं और अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपनी जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी कर सकती हैं। डॉक्टर PK शुक्ला IPSA के भी मेंबर हैं और अभी हाल में मथुरा वेटनरी कॉलेज में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया, बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम था। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे IPSA के बारे में थोड़ा? नहीं, हम लोगों का एक जो वैज्ञानिक गण है उन लोगों का एक संगठन है हमारे देश में, जिसको हम इंडियन पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन कहते हैं, शॉर्ट में इसको IPSA के नाम से जाना जाता है। इसका 37वां वार्षिक अधिवेशन अभी विगत 4 से 6 नवंबर हमने मथुरा में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसके उद्घाटन सत्र में हमारी महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी शामिल हुई थी, और इसके जो हमारा क्लोजिंग सेरेमनी था उसमें हमारी माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने शिरकत की थी। वहाँ से भी उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश सभी लोगों को दिया था कि वैज्ञानिकों ने अपना कार्य अथक प्रयासों से पूर्ण किया है। आज की तारीख पे हमारे पास वो मुर्गी की नस्लें मौजूद हैं जो 1 महीने के अंदर बाज़ार में जाने के लिए तय हो जाती हैं। अंडे का उत्पादन भी, जहाँ पूर्व में 70 के दशक में लगभग एक मुर्गी से एक साल में हम लोग 100 अंडे लेते थे, अब 330 अंडे से ज़्यादा ले रहे हैं। तो वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से ये सारी चीज़ें सार्थक हुई हैं। अब आवश्यकता है इसको देश की आवश्यकता के अनुरूप जो मेन स्ट्रीम है उससे कैसे जोड़ा जाए। और दूसरा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात पे ध्यान देने के लिए कहते रहते हैं कि जो किसान हैं उनकी आय को दुगना कैसे किया जाए। साथ ही उन्होंने हमारे देश के बच्चों और महिलाओं की कुपोषण की समस्या से निपटने में भी जनमानस से अपील की है कि वो इन समस्याओं से जूझने के लिए संतुलित पोषण और पोषाहार को उचित माध्यम बनाएं। तो उस दिशा में भी हमारा जो पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादन का व्यवसाय है वो एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आने वाले समय में हम लोग ऐसे अधिवेशन करते रहेंगे। अधिवेशन के दौरान जो भी चर्चाएं होती हैं और जो भी देश के लिए, देश के हित में कार्य किए जा सकते हैं, उन मंथनों को और उनमें कौन कौन से पॉलिसी इंटरवेंशन आवश्यक हैं, उन बिंदुओं को चॉकआउट करके संबंधित सरकारों को, संबंधित वैज्ञानिक संगठनों को, संबंधित इंस्टीट्यूशंस को भी प्रेषित करते रहते हैं, ताकि उन पे उचित कार्रवाई समय समय पर पूरी हो सके। इस अधिवेशन के तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने उत्तर प्रदेश में कुक्कुट विकास नीति को एक पुनरीक्षित करते हुए नया स्वरूप प्रदान किया है। और मुझे ये कहने में अत्यंत हर्ष है कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये एक अत्यंत सराहनीय कदम रहा है। और विगत 5 सालों में भी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जो मुर्गी पालन का व्यवसाय था वो एक अपेक्षाकृत स्तर पर पहुंचा है, और अभी भी इस पे अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी भी अंडों का और मांस का एक नेट इंपोर्टर है। तो नेक्स्ट IPSACon सरकार होने जा रहा है, उसके बारे में IPSACon का नेक्स्ट IPSACon का जिम्मेदारी हमारे जम्मू कश्मीर से श्रीनगर ने ली है। तो अगले साल हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को श्रीनगर में आयोजित करने जा रहे हैं। तो अगले अधिवेशन में आप सभी लोगों से वहाँ मुलाकात होगी। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर PK शुक्ला। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।